हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, व्युत्क्रम जालक सदिश क्या होता है। और निकालने वाले हैं एफसीसी, वीसीसी और एससीसी से व्युत्क्रम जालक। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। टॉपिक क्या टॉपिक है हमारा, पहले डाल दे हेडिंग, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। चलिए, व्युत्क्रम जालक सदिश, ठीक है। लो सर, व्युत्क्रम जालक सदिश, ठीक है। डाल दो आप लोग भी हेडिंग भाई, व्युत्क्रम जालक सदिश क्या होता है देख लेते हैं आज। देखो, आपने पढ़ रखा है व्युत्क्रम जालक, पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। चलिए, व्युत्क्रम जालक सदिश होते क्या है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, ठीक है। तो एक छोटी सी परिभाषा समझ लो पहले, ठीक है, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। छोटी सी परिभाषा, तो क्योंकि वेक्टर है तो दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। तो ऐसा सदिश जिसकी दिशा HKL, जिनको मिलर इंडाइसिस कहते हैं, HKL तलों के अभिलंब के अनुरूप हो, और परिमाण जो होता है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस के व्युत्क्रम के बराबर हो। लिख दूं डेफिनेशन, ठीक है। तो ऐसा सदिश, लाइन पे ध्यान देना भाई, ओके सर। ऐसा सदिश, ठीक है भाई, ऐसा सदिश या ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा, ओके सर, ऐसा सदिश जिसकी दिशा, ओके ओके ओके, जिसकी दिशा HKL, ठीक है, HKL तलों के अभिलंब के अनुरूप हो, ठीक है। अभिलंब के कैसी हो, अभिलंब के अनुरूप हो, ठीक है। पहले डेफिनेशन समझो, अनुरूप हो तथा परिमाण जो हो, अनुरूप हो तथा परिमाण, ठीक है। तथा परिमाण कहाँ पर हो, परिमाण भी होगा पक्का, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है, परिमाण जो होता है ना, वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसको आप बोलते हो D, ठीक है, HKL के व्युत्क्रम के बराबर हो। व्युत्क्रम के कैसी हो, बराबर हो, व्युत्क्रम के बराबर हो। क्या कहलाता है हमारा, बराबर हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे, ठीक है, व्युत्क्रम जालक सदिश कैसे कहते हैं, तो उसे व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम जालक सदिश कहते हैं, जालक सदिश कहते हैं। चलिए, ये डेफिनेशन हमने सीख ली, ठीक है। व्युत्क्रम जालक सदिश कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत जरूरी है, बिना डेफिनेशन के काम नहीं चलने वाला। तो ऐसा सदिश जिसकी दिशा HKL तलों के अभिलंब के अनुरूप हो तथा परिमाण जो है DHKL के व्युत्क्रम के बराबर हो, तो उसे व्युत्क्रम जालक सदिश कहते हैं। शो कैसे करते हैं इसको, तो भैया A के ऊपर स्टार लगा देना, B के ऊपर स्टार लगा देना, C के ऊपर स्टार लगा देना, सब के सब क्या होंगे, ये हमारे व्युत्क्रम जालक होंगे। यानी कि ये सब के सब व्युत्क्रम जालक वेक्टर को शो करेंगे। ये ध्यान देना है, इसके ऊपर चाहो वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बस स्टार होना चाहिए, ठीक है। इसको आप सिग्मा भी बोल देते हो, इनको आप सिग्मा भी बोल देते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा, ठीक है, HKL बराबर, ठीक है सर, व्युत्क्रम किसका है, 1/DHKL, और n कैफ क्या है, एकांक सदिश है। तो भाई ये क्या चीज है, अरे यही तो व्युत्क्रम जालक सदिश है जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, ठीक है। वेयर n कैफ क्या है, पता होता है आपको कि n कैफ क्या होती है, यूनिट वेक्टर होता है ये, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। n कैफ क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। चलिए सर, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, ओके, कंप्लीटली लाइट हो गया। अच्छा, अब मेन पॉइंट अब आता है, अब बहुत बढ़िया चीज़ आती है, अब बहुत बड़ी चीज़ आती है भाई, अब बहुत बड़ी चीज़ आती है। चलिए, सबसे पहले एक यूनिट सेल बना लो आप, ओके। मैंने एक यूनिट सेल बना ली, यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। अब ये तो एक डेफिनेशन थी छोटी सी, मैंने समझा दी और आप इसको याद कर लोगे, लेकिन कहानी जो शुरू होती है अब इस यूनिट सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है, एक यूनिट सेल बनाई है, 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने पे क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सरल एकक कोष्टिका यानी कि सिंपल यूनिट सेल मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है, ओके। डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन मैंने x शो कर दी है, यहाँ की डायरेक्शन मैंने y शो कर दी है, और ये डायरेक्शन मैंने जेड शो कर सकती है। आप एक्स वाई जेड को घुमा सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई जेड ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, इसके बाद जरा ध्यान देना, अब जरा लाइन पे ध्यान देना।
ठीक है सर, इतना तो हमारा हो गया। ओके, अब ये जो डायरेक्शन है ये ए वेक्टर की दिशा होती है, ये वाली क्या होती है बी वेक्टर की दिशा होती है, और ये वाली क्या होती है वो सी वेक्टर की दिशा होती है। अभी मैंने क्या बनाया, अभी रेसिप्रोकल लेटिस तो आए नहीं है, ये कौन सा लेटिस है, डायरेक्ट लेटिस है अभी, ठीक है। ए वेक्टर की दिशा, बी वेक्टर की दिशा एंड सी वेक्टर की दिशा, 3 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करो, यूनिट सेल का आयतन, यानी कि यूनिट सेल का आयतन निकालो, ठीक है। यूनिट सेल का आयतन सो कैसे करते हैं आयतन को हम, भी से, ठीक है। आयतन बराबर कितना होता है, एरिया गुणा हाइट, HEIGHT, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम बराबर एरिया गुणा हाइट, एम राइट, ओके। वॉल्यूम बराबर एरिया गुणा हाइट। अच्छा, अगर मुझे हाइट निकालनी हो तो ये गुणा वाला जो एरिया उधर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। हाँ सर, भाग में आ जाएगा, बिल्कुल बात सही है, ओके। तो अगर मुझे हाइट निकालनी है, HIGHT हाइट निकालनी है, तो भैया ये जो तुम्हें एरिया दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम के अपोन में आ जाएगा। सर आ गया, वॉल्यूम के अपोन में आ गया। अच्छा, रेसिप्रोकल, एक लंब खींच दो, एक ओरिजिन पॉइंट मान लिया एक ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एक लंब खींच दो, ओके सर, ये मैंने लंब खींच दिया, ठीक है, अभिलंब खींच दिया, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ओ से मैंने एक अभिलंब खींच दिया, और ये कितना होगा, V/D हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/D हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाइट का उल्टा, यानी कि इसको आप 1 हाइट कर लो, 1 हाइट कर लो, HIGHT 1 हाइट कर लो, बराबर उल्टा कर दो, एरिया ऊपर और V क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। ओके ओके, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। रेसिप्रोकल निकल गया, रेसिप्रोकल निकल गया। अब तुम जानते हो मिलर इंडाइसिस, अगर ये दोनों फेस कैसे हैं, ये दोनों फेस जो है ना मेरे पास, एक फेस ये वाला फेस हो गया हमारा एक, और एक फेस ये वाला हो गया। ये दोनों फेस कैसे हैं, समांतर हैं, ये दोनों फेस समांतर हैं, तो इसके लिए मिलर इंडाइसिस कितने होंगे, 100 होंगे। ये वाला फेस समांतर है, तो इस बाई के लिए मिलर इंडाइसिस कितने होंगे हमारे, इस बाई के लिए मिलर इंडाइसिस होगा मेरा कितना, यानी कि 010 होगा, और जेड के लिए मिलर इंडाइसिस 001 हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये मिलर इंडाइसिस मैंने पहले यूनिट में निकलवा दी हैं, ध्यान देना। चलिए अब हम लेंगे, यानी कि ये वाले दोनों फेस कैसे हैं, पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, D है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जो है, इसको हटाओ यार, बहुत ये सी वेक्टर हमारा ही आ जाएगा। तो ये दोनों जो मेरे पास फेस हैं, यानी कि दोनों प्लेन जो हैं वो कैसे हैं, पैरेलल मतलब समांतर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी मेरे पास, D हो गई। रेसिप्रोकल कितना आ गया, 1/D आ गया, ठीक है। अगर मैं, जब दोनों प्लेन जो हैं वो x अक्ष के समांतर हैं, जब दोनों प्लेन कैसे हो, x अक्ष के समांतर हैं, तो मिलर इंडाइसिस कौन से होते हैं, 100, इसका भी 100, इसका भी 100, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा मेरे पास, जरा ध्यान देना, x अक्ष के समांतर है, यानी कि तल कैसे है बेटे, तल x अक्ष के समांतर है, तल x यानी कि x अक्ष के कैसे हैं, समांतर है, ये मैंने मान लिया समांतर है, हाँ सर, x के समांतर है, ठीक है। अब क्या करोगे सर, अब बहुत कुछ करने वाला हूँ, जरा ध्यान देना। तो ये आ जाएगा 1/D आ गया सर, ठीक है, 1/D, हाइट मतलब D 100, ठीक है, ध्यान देना, x अक्ष के समांतर है। एरिया कैसे निकालोगे, देखो x अक्ष पे a वेक्टर है, छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास b वेक्टर है क्रॉस c वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और भैया ये आयतन कितना हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो a वेक्टर, ठीक है, डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। आयतन समान रहेगा, आयतन से हमें बोलना नहीं है, ठीक है, आ गया था ना। यानी कि हाइट को मैंने क्या बोल दिया, D100, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एरिया हो गया, ठीक है। और जो वॉल्यूम आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इसका क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे शो करता हूँ भाई, इस चीज़ को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, इस चीज़ को आप A स्टार से शो कर सकते हो, इस चीज को आप सिग्मा 100 शो कर सकते हो, इस चीज को आप 1/D 100 शो कर सकते हो, और ये किसके बराबर आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपोन में कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या ले सकते हो, इसी प्रकार आप ले सकते हो बी, यानी कि वी स्टार इक्वल टू सिग्मा
0 1 0, ठीक है, सिग्मा 0 1 0, आप इसको चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो यहाँ पे, सिग्मा 0 1 0 बराबर 1/d 0 1 0, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप ये हटा भी सकते हो, मर्जी है आपकी, ना छोड़ दो, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। तो बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखो, क्योंकि मेरे पास क्या आया 1 में, तो अब बड़ा दिमाग लगाओ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो अब 0 1 0 है मेरे पास, तो नॉर्मल सी बात हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को छोड़ के सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, और अपोन में वॉल्यूम चेंज नहीं करना, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम से आपको नहीं बोलना, हर चीज़ में वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सी स्टार ले सकते हो बराबर सिग्मा, ठीक है सर, मैंने ले लिया सिग्मा, फिर मेरे पास आ जाएगा 0 0 1 बराबर 1/d, ठीक है, 0 0 1 बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आयतन से आपको नहीं बोलना, आयतन ऐसे का ऐसे रहेगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, एम राइट, ओके सर, ओके। या तो ए वेक्टर की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, बी यानी कि ए स्टार का मान मैंने फाइंड कर लिया, बी स्टार का मान फाइंड कर लिया, और सी स्टार का मान फाइंड कर लिया, ये सब के सब क्या रेसिप्रोकलिटीज हो गए। चलिए हो गए रेसिप्रोकलिटीज, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर, ओके सर, ओके। अब इसके बाद क्या करोगे सर, अब इसके बाद अरे बहुत कुछ करने वाले हैं, घबराओ मत, अभी जरा सब्र रखो, सब्र रखो। देखो अगर मुझे एक पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना हो तुम्हें, आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन वेक्टर, पढ़ा ना, ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। ट्रांसलेशन वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ट्रांसलेशन वेक्टर को आप लिख सकते हो टी वेक्टर इक्वल टू n1 ए वेक्टर प्लस n2 वी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर, या MNO, जहां आप लिख सकते हो कि भाई मेरे पास n1, n2 तथा n3 जो है वो क्या है, मेरे पास पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार आप रेसिप्रोकल वेक्टर को आप लिख सकते हो, रेसिप्रोकल वेक्टर को आप लिख सकते हो जी वेक्टर से शो करते हैं इसको हम, ठीक है, यानी कि एच ए स्टार वेक्टर और एच के यानी कि एच के वी स्टार वेक्टर और प्लस एच के एल ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप इसको डोनोट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर, ध्यान देना, रेसिप्रोकल वेक्टर यानी कि ट्रांसलेशन वेक्टर को आप इस तरह से शो कर सकते हो। तो रेसिप्रोकल वेक्टर को आप जी वेक्टर लगा के इक्वल टू एच ए स्टार वेक्टर प्लस के वी स्टार वेक्टर एंड एल सी स्टार वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, बस दिमाग से पढ़ते रहो, बहुत लंबा मैटर है, हटा दें इसको, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने जो है इतना पता होना चाहिए आपको कि ए स्टार की जो वैल्यू है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यार, इरेज भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है ये, ठीक है भाई। अरे बड़ा इजी टॉपिक होता है, सिंपल सा टॉपिक होता है, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे इजी टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आता भी है पेपर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया छाप लेना। जहाँ ए स्टार जो होता है ना, लिख दो, जहाँ पर ए स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी है, वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपोन में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ऐसी वी स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अपोन में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ऐसी सी स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इतना आ जाएगा ए, यानी कि ए स्टार वी स्टार एंड सी स्टार की वैल्यू हमारे पास ही आ गई, रेसिप्रोकल वेक्टर हमारे पास फाइंड हो गए। चलिए अभी जो है आप चाह रहे हो तो आप ए यानी कि ए स्टार वेक्टर की जगह मान लगा दो, ये मर्जी है आपकी, ठीक है। इसका मान लगा सकते हो, चाह रहे हो तो ए स्टार का मान लगा दो, बी स्टार का मान लगा दो, सी स्टार का मान लगा दो, चाह रहे हो तो लगा सकते हो, वरना छोड़ दो, कोई बात नहीं है। फिलहाल ए स्टार बी स्टार एंड सी स्टार का मान मैंने निकाल दिया, ओके, ठीक है। आइए अब चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज़ और है पीरियोडिक स्ट्रक्चर के लिए, फॉर पीरियोडिक स्ट्रक्चर यानी कि पीरियोडिक स्ट्रक्चर के लिए, STRUCTURE पीरियोडिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। चलिए यानी कि आवर्ती संरचना के लिए बस कुछ नहीं करना, जो ए स्टार की वैल्यू आएगी उसमें पता क्या कर देना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देनी है, बाकी सब सेम रहेगा। वी वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ऐसी वी स्टार इक्वल टू 2 पाई, ये आ जाएगा तुम्हारे पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपोन में आ जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये सेम रहेगा, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। ऐसी सी स्टार की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बस, ठीक है। इस तरह से आपको ये फाइन कर लेने हैं, क्या नाम है इनका, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर या रेसिप्रोकल वेक्टर, आपको ये फाइन कर लेना है ए स्टार वी स्टार सी स्टार, ठीक है। पीरियोडिक स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत कम यूज होते हैं, ज़्यादातर यही वाले यूज होते हैं, ए स्टार वी स्टार एंड सी स्टार, बस 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ये कहानी हमारी यहाँ फिनिश हो जाती है। अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं हम डायरेक्ट लेटिस और रेसिप्रोकल लेटिस, यानी कि डायरेक्ट लेटिस और रेसिप्रोकल लेटिस के बीच संबंध, दोनों में क्या क्या संबंध आते हैं, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कर दूँ मैं इसको रेस, ठीक है। ये ध्यान देना, सब काम में आएगा अभी आपके, ये भाई मेरे तो याद है, लेकिन अब अपनी नोट्स बुक में नोट करते रहना इस चीज़ को, बहुत बड़ा पॉइंट बैठने वाला है यार ये, ठीक है। टॉपिक में, एक ही टॉपिक में बहुत कुछ निपटाने वाला हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि यार टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा, हाँ टॉपिक बड़ा हो रहा, टाइम लगेगा भैया इस लेक्चर को, कि कई दिन से मैंने लेक्चर डाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डाल दो हेडिंग, यानी कि सामान्य जालक, ठीक है, ओके 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 ओके, सामान्य जालक तथा व्युत्क्रम जालक, व्युत्क्रम जालक में संबंध, जालक में संबंध, ओके। देखते हैं क्या संबंध आता है, ठीक है। देखो बेटे, आपने पहला पॉइंट, अगर मैं पहला भाग लूँ इसका तो ध्यान देना, अगर मैं इस ए स्टार वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं किससे, वी वेक्टर से केवल, ठीक है, तो मेरे पास टर्म पता कितना आएगा, टर्म कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं बी वेक्टर वी स्टार वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं किससे, ए वेक्टर से, तो पता है कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं सी स्टार वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं किससे, ए वेक्टर से, तो पता है कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा। रीज़न बता दूं, चलिए इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं, क्या रीज़न आता है। देखो सबसे पहले ए स्टार वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस चीज़ को, आगे को समझ जाओगे इस चीज़ को। ए स्टार जो होता है ना, ए स्टार वो बी और सी पर कैसे होता है, विद तथा सी पर अभिलंब होता है, पर अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है कर दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए स्टार विद तथा सी पर अभिलंब है, मतलब अगर मैं यहाँ से डॉट निकालूंगा तो कोस थीटा आएगा, यानी कि ऐसे करके अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे तो ए भी कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा मतलब कोस 90, क्योंकि अभिलंब है, लंबत मान लिया मैंने, कोण 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 होता है, मतलब पूरा टर्म कैसे हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 0 होगा, इसी तरह से ये भी आएगा मेरे पास, ये भी 0 होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बी स्टार जो होता है, जो मेरे पास बी स्टार है, वो ए वेक्टर और सी पर क्या है, अभिलंब में, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे सी स्टार जो है वो ए और बी पर क्या है, अभिलंब में। चाहो तो आगे लिख लो, यहाँ लिख लो आप, बी स्टार जो है वो ए तथा सी पर क्या है, अभिलंब में, ए तथा सी पर अभिलंब में, ठीक है सर। और आप चाह रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो सी स्टार जो होता है वो भैया वो काय पर अभिलंब में, वो ए तथा बी पर अभिलंब में, ठीक है, ए तथा बी पर कैसा है, अभिलंब में। तो 90 डिग्री कोस 90 का मान 0, बात खत्म हो गई। पर अभिलंब है तथा बी पर क्या है, अभिलंब है। तो आराम से आप कवर कर सकते हो, इजली पॉइंट है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है ना इसकी, वो आती है अगर मैं सेल्फ मल्टीप्लाई करूं खुद का खुद से, ये तो बेटा ये जो होता है ना 2 पाई के बराबर होता है। ऐसी बी स्टार वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल टू ये भी 2 पाई के बराबर होता है। ऐसी आप ले सकते हो, मर्जी है, ये नहीं ये बी आ जाएगा हमारा यहाँ, ये ऐसी सी स्टार वेक्टर खुद का खुद से करो ये, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा, ये 2 पाई आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं, हमारे 2 पाई होते हैं। इनकी जगह बन भी आता है, पर बन को हम 2 पाई लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो इस तरह से खुद का खुद करोगे तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी कि सामान्य जालक तथा व्युत्क्रम जालक में संबंध कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो, इसलिए निकाला क्योंकि आगे हमारा क्या होगा, काम में आएगा। लिख लो जल्दी संबंध। अब जो है, अब मेन पॉइंट आता है, लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, पर उतारे जाओ और लिखे जाओ, डरो मत, छोटी छोटी चीज़ें समझ जाओगे। करते हैं इसको रेस, ठीक है सर। चलिए
हटा देता हूँ भाई मैं इसको, क्योंकि अब जो है मेरे पास और इजी पॉइंट आता है, और वो पॉइंट इतना इजी आता है, बस आप देखते रहो, समझते रहो, सुनते रहो कि सर रियलिटी में क्या चीज़ है ये। ठीक है, ओके। यानी कि एससी से व्युत्क्रम जालक, ओ माय गॉड, यानी कि एससी से व्युत्क्रम जालक पहला नंबर है मेरे पास। ध्यान देना, ध्यान देना, यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस, ओके सर, रेसिप्रोकल लेटिस टू, ठीक है, एससी लेटिस, एससी लेटिस, ओके ओके, एससी लेटिस, यानी कि एससी लेटिस से रेसिप्रोकल लेटिस आप कैसे फाइंड करोगे? कर दें फिर, पक्का? हाँ, ये जरा डालो हेडिंग, डाल लो पहले हेडिंग, सांस ले लो थोड़ी देर, ले ली सांस, करवाएं अब। ठीक है, सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाओ एससी, नॉर्मल वाली, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। ठीक है सर, बना लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा ना, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा। लो सर, ये मैंने बना दिया, इसको भी बना लो ऐसी सेम। सर ये हमने एक यूनिट सेल बना ली, इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण केवल कोनों पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ कोनों पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं होते हैं। डायरेक्शन शो कर दो भाई, ये वाली डायरेक्शन मैंने एक्स ले ली, डायरेक्शन मैंने वाई ले ली, डायरेक्शन मैंने कौन सी ले ली, जेड ले ली। ठीक है, ओके ओके। इधर मेरे पास ए वेक्टर की दिशा होगी, और ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा करके बनाओ, बाई है, बी वेक्टर की दिशा होगी, ये हमारे पास सी वेक्टर की दिशा होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए वेक्टर पर आई कैफ होता है, बी वेक्टर पर यानी कि वाई अक्ष पर, यानी कि एक्स अक्ष पर आई कैफ, वाई अक्ष पर जे कैफ, एंड जेड अक्ष पर क्या होता है, के कैफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वेक्टर होगा, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, ए वेक्टर जो होगा वो ए आई कैफ के बराबर होगा, जो बी वेक्टर होगा वो बी जे कैफ के बराबर होगा, और जो सी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वी जे कैफ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी के कैफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और घन की जो तीनों भुजाएं हैं ए बी सी वो बराबर हैं, क्योंकि घन है तो घन की तीनों भुजाएं ए बराबर बी बराबर किसके होती है, सी के होती हैं। अब यूनिट सेल का आयतन निकाल लो, यूनिट सेल का आयतन निकाल ले रहे हैं, चलो यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, ओके। तो वी का जब मैं मान निकालूंगा कितना आएगा आयतन, तो भैया आयतन जब निकालोगे तो ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, वी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ओके 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 ओके, डन हो गया सर। और अब क्या है बेटा कि ए वेक्टर का वैल्यू कितनी है चेक करें आप, ए वेक्टर की वैल्यू है ए आई कैफ डॉट, वी वेक्टर की वैल्यू है वी जे कैफ क्रॉस सी के कैफ। ठीक है, ये वैल्यू हमारी बराबर हो गई सर। अब देखो ए बी सी ये परिमाण है, इन सबको बाहर निकाल लो। ठीक है, अंदर इन सबको मैंने बाहर निकाल लिया, अब अंदर क्या बचेगा, एक डॉट है तो डॉट आगा। ठीक है, अब जे कैफ क्रॉस के कैफ ये किसके बराबर होता है, आई कैफ के बराबर होता है। ठीक है, तो आई कैफ किसके बराबर हो गया, तो हमारे पास एक के बराबर, यानी कि आई कैफ डॉट आई कैफ बराबर 1, यानी कि आई कैफ डॉट आई कैफ इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए बी सी, तो बी की जगह भी ये लगाओ और सी की जगह भी ये लगाओ, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये ए क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यूनिट सेल का जो वॉल्यूम निकल का आया वो कितना आया, ए क्यू आ गया। ठीक है, ओके ओके ओके, वॉल्यूम ए क्यू निकल के हमारा आ गया। अब इसके बाद निकाल दो अपना ए स्टार निकाल दो। ठीक है, ए स्टार निकाल दो भाई, ए स्टार बराबर फॉर्मूला 2 पाई। ओके सर, ये कितना होता है, वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपोन में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये आता है। अच्छा ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस, ये 2 पाई ऐसे लिखो, 2 पाई ऐसे लिखो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अरे भाई बी वेक्टर कितना है मेरे पास, चेक करें एक बार यार, बी वेक्टर है मेरे पास बी जे कैफ, ठीक है, और सी वेक्टर है मेरे पास क्रॉस सी के कैफ, यही तो है भाई। और अपोन में आयतन कितना आया, वॉल्यूम ए क्यू आया। ठीक है, आ गया। अब देखो 2 पाई, ये भी ए है और सी भी ए है, इन तीनों को ये कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जे कैफ क्रॉस के कैफ कितना होता है, आई कैफ होता है। तो ये आ गया मेरे पास इतना ए क्यू, और ये आ गया बेटे कितना हमारा आई कैफ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जे कैफ क्रॉस के कैफ बराबर किसका होता है हमारा, ये आई कैफ के। ठीक है, ये आ गया इतना हमारा। अब देखो
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि नीचे अपॉन ए बचेगा। तो ये डेटा जो मेरे पास बचा वो बचा कितना, 2 पाई अपॉन ए बराबर कितना हो गया आई कैप। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ए स्टार मैंने यहाँ से फाइन कर लिया। ये स्टार वेक्टर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ए स्टार फाइन कर लिया। तो 2 पाई अपॉन ए। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, वी स्टार फाइन कर सकते हो, 2 पाई अपॉन वी, ठीक है, बराबर हो जाएगा जे कैफ। और सी स्टार आप फाइन कर सकते हो, 2 पाई अपॉन सी, ये हो जाएगा हमारा कितना, के कैफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्क्रम जालक सदिश, इसे हटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्क्रम जालक सदिश, ठीक है, व्युत्क्रम जालक सदिश, ठीक है, ये ध्यान देना बेटे। व्युत्क्रम जालक सदिश जो होती है वो सरल घनीय यानी कि एससी जालक, सरल घनीय जालक एससी जालक का निरूपण करती है, ठीक है, ओके। क्योंकि परिमाण समान है, डायरेक्शन सबकी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्युत्क्रम जालक जो है यानी कि व्युत्क्रम जालक सदिश जो होती है वो एससी जालक का निरूपण करती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा किसका, रेसिप्रोकल लेटिस टू एससी लेटिस। अब क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल लेटिस टू वीसीसी लेटिस। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको रेज करने वाला हूँ, ठीक है, कर दें इसको रेज। ओके सर, ओके। देखो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना बहुत भारी पड़ सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा, और है भी इजी। पर आप लिख के नोट कर करके इसको लिखो, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मैंने ऐसा पूरा इरेज कर दिया। और इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, एक और आसान सा टॉपिक, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस टू वीसीसी लेटिस, दूसरा नंबर। ओके सर, ओके, रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस टू वीसीसी लेटिस, आप बड़ा बना लो, वीसीसी लेटिस। चलिए, ओके सर, ओके, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस टू वीसीसी लेटिस। आर यू रेडी? ठीक है भैया, चित्र बनेगा खतरनाक वाला। पहले चित्र बनाने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखना। बनाओ चित्र थोड़ा सा नीचे सा बनाओ। चलो बना के देखता हूँ मैं भी, मुझसे भी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि चित्र थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा मामला है। ऐसे बनाया, ठीक है सर, फिर मैंने ऐसे करा, ओके सर, फिर मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे लेके ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको भी ऐसे करो, ये इसको इससे मिला दो। भैया पता है कोनों पर तो होते हैं, वीसीसी में कोनों पर तो होते हैं परमाणु, लेकिन कहाँ होता है, एक केंद्र में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, हो गया। अब इसके बाद इसको बढ़ा दो, आगे ऊपर कर दो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, फिर इसको थोड़ा सा, बस ध्यान रखें कि दोनों लाइनें पैरेलल हो, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल हो, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा इधर को बना दो, ये, ठीक है, फिर ये इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, है ना, फिर इसको इससे और इसको इससे मिला दो, ये। तो हर कोने पे क्या होंगे, अब ये विकर्ण होंगे, ठीक है, इस टाइप से ये होंगे, नहीं होंगे, एक केंद्र में होगा, ये केंद्र वाला आ गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया, ठीक है, ओके सर, ओके, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, इस टाइप से, फिर इसको ऊपर को ले जाओ, ये, ठीक है, आ गया हमारा इतना, ठीक है सर। फिर इसको इससे मिला दो, ओके सर, इसको लेके जाओ ऊपर तक, ये, फिर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाओ। अब इसको जो है यहाँ लाके और इससे मिला दो, और एक यूनिट सेल हमारी ये बन के तैयार हो गई। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसका भी सेंटर पॉइंट होगा। अब डायरेक्शन में चेंज करूँगा भाई, इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन में कौन सी लूँगा, एक्स लूँगा। अब ये वाली डायरेक्शन में कौन सी लूँगा, वाई लूँगा। और भैया ये वाली जो डायरेक्शन लूँगा मैं, ये वाली डायरेक्शन में कौन सी लूँगा, जेड लूँगा, ठीक है, चेंज कर दी। अब पता है तुम्हें कि भैया इस पे तो हमारा ए वेक्टर होगा, इस पे हमारा बी वेक्टर होगा, इस पे हमारा सी वेक्टर होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि इस ओरिजिन पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की,
ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए डैश वेक्टर होगा ऐसी, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा मेरे पास बी डैश वेक्टर हो जाएगा। ऐसी सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा मेरे पास सी वेक्टर डैश। अब ए वेक्टर डैश, बी वेक्टर डैश एंड सी वेक्टर डैश का मान निकाल लो, क्या होता है वो भी हम चेक करते हैं। और घन की कोर की लंबाई कितनी है मेरे पास, भुजा की लंबाई भैया ए बैठेगी, ठीक है। और ए बी सी तीनों क्या होंगे, बराबर में होंगे क्योंकि क्यूब है। चलिए देखते हैं, तो ऐसा करके बनाना है आपको, बना लोगे चित्र। अरे देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर पढ़ने में है इजी। चलो अच्छा, ए डैश का मान जब निकालोगे आप, ए डैश वेक्टर का वैल्यू जब फाइंड करोगे आप, ठीक है, या खाली ए डैश वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो कितनी आ गई, तो ये आती है A/2, ठीक है, आई कैफ प्लस के जे कैफ और माइनस के कैफ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि हाफ हाफ होते हैं, सब हाफ हाफ चलते हैं। हवा का मतलब देखो ऐसा होता है इसमें, अगर मैं एक यूनिट सेल बनाऊँ ना, ये वाली ये यूनिट सेल बनाई मैंने इस टाइप से, ये ठीक है, ये बना, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर मतलब ऊपर से भी आधा होगा, ध्यान देना, ऊपर से भी ये सेंटर जो होगा, सेंटर पॉइंट, वो यहाँ से भी आधी डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी आधी डिस्टेंस पे होगा, और इस वाले से भी आधी डिस्टेंस पे होगा। तो दो तो प्लस में आती है, एक माइनस में आती है, क्योंकि एक आती है नीचे की ओर, एक इस साइड में, एक ऊपर की साइड में, ठीक है। एक आती है नीचे की ओर माइनस वाली साइड में, ठीक है। तो एक लेते हैं हम माइनस में, जो माइनस वाला होगा ना वो समझ जाना नीचे की तरफ चले हैं हम, ओके। अब ऐसे ही तुम्हारे पास v डैश वेक्टर बराबर A/2, ऐसे तुम्हारे पास माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास c डैश वेक्टर बराबर A/2, ठीक है, बराबर के मेरे पास हो जाएगा आई कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के कैफ। इस तरह से इसको डायरेक्शन में शो कर देना है। सब हाफ हाफ आते हैं, यानी कि ये वाला I/2 आता है, J/2 आता है, K/2 आता है, यानी कि A आई कैफ अपॉन 2, ऐसी A J कैफ अपॉन 2, ऐसी A K कैफ अपॉन 2। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दो में चले आप ऊपर की ओर, एक में चले आप नीचे की ओर। ये ध्यान देना, नीचे की ओर मतलब माइनस में गए आप, है नहीं है, तो चलोगे नीचे में, यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। तो दो में प्लस में, चाहे वो ये वाली डिस्टेंस ले लो, आधी ले लो यहाँ से यहाँ तक की, एक बार इधर को एक्स में प्लस में, फिर ऊपर को प्लस में, और जो एक डायरेक्शन आ गई वो जाएंगे हम नीचे की तरफ। ये मैटर होता है। चलिए आयतन निकाल दो, वॉल्यूम, यूनिट सेल का आयतन। चलो मैं आयतन निकाल रहा हूँ। भी का मान, फॉर्मूला ए वेक्टर डैश डॉट बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश, ठीक है। चलिए ए वेक्टर का मान लगा दो, ए डैश वेक्टर की वैल्यू पुट करो, A/2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ, फिर A/2, ठीक है, मान लगाओ, माइनस के जे कैफ माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है, डॉट, फिर से अपॉन, वो क्रॉस लगाओ, फिर से A/2, ठीक है, और कितना आ जाएगा हमारा ये आई कैफ माइनस के जे कैफ और प्लस के कैफ, ये हमारा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो A/2 कितना हो गया, AQ अपॉन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और हमारा ये तो रहेगा आई कैफ, ये तो डॉट में रहेगा, आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ, ये हमारा डॉट में रहेगा। अंदर कितना बचा हमारा, अंदर रह गया भैया माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है, और क्रॉस में आई कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मल्टीप्लाई करने का तरीका यह था आई कैफ जे कैफ कैफ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखो माइनस के 1, फिर जे में 0, वो 1 हो जाएगा, और फिर के में भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस के 1 माइनस के 1, और के में कितना जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों की सारणी में फाइंड कर लिया हूँ। आई वाला इन दोनों को छोड़ दो, तो आई कैफ 1 1 1 1 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा ये, माइनस के फिर से मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी कि जे कैफ आ जाएगा, ओके। फिर इन्हें छोड़ दो दोनों को, तो माइनस के 1 और भैया माइनस के 1, ठीक है, फिर प्लस के कैफ आ जाएगा मेरे पास। तो इन दोनों को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस माइनस 1, तो अब देखो कितना आता, तो एक और एक 2 आई कैफ माइनस एक माइनस के 2 प्लस के 2 जे कैफ हो जाएगा मेरा ये, और इधर मेरे पास प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई मेरे पास देखने मिली मुझे, AQ अपॉन 8 आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ, और डॉट में ध्यान देना लाइन पे,
भैया इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मुझे क्या मिला, 2i कैफ प्लस के 2j कैफ, ये मिला। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे 8 को काट दो, कितना बचेगा, AQ/8 यानी कि AQ/4 बचेगा। ठीक है, अंदर रह जाएगा i कैफ प्लस के j कैफ माइनस के k कैफ डॉट i कैफ प्लस के j कैफ, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेके 8 को काट दिया तो 4 रह गया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट कर दें इरेज, ठीक है। चलिए भाई इसको भी मैंने इरेज कर दिया। चित्र बनाना सीख लो, क्योंकि चित्र बड़ा ज़रूरी है यार, बिना चित्र के जो है कहानी समझ में आने वाली है नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट में तो सामान्य गुणा होती है, आई कैफ एक होता है, जे कैफ भी कितना होता है हमारा, एक होता है। ठीक है, तो ये भी एक और के कैफ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो आयतन निकल के आ रहा है वो आया है AQ/4। तो अब कितना आ जाएगा, आई कैफ 1 हो जाएगा, जे कैफ 1 और 0, एक और एक 2, तो मेरे पास रह जाएगा भैया 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा AQ/2 रह जाएगा हमारा ये। ठीक है, AQ/2 ये क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम आ गया। किसका आ गया भैया, आयतन आ गया। अब अगर चाहो तो यहाँ से A* यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर फाइंड कर सकते हो। अपना फॉर्मूला लगा दो 2π, ठीक है, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, और अपोन में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, AQ, वो अपोन में आ जाएगा तुम्हारे पास A वेक्टर डॉट V वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। आयतन सेम रहेगा, आयतन सेम है नहीं बोलना। अब 2π, अब भैया B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो हमने निकाल रखा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये लाइन पे ध्यान देना। हमने क्या निकाला है, यहाँ पे डैश आ जाएगा, बस इतना होगा। यहाँ पे क्या होगा, डैश, यहाँ भी डैश, सब में डैश आ जाएगा ये, क्योंकि सब डैश है तो सब में डैश। अब B डैश वेक्टर क्रॉस C डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी, क्योंकि देखो हमने मल्टीप्लाई करी है B डैश वेक्टर और C डैश वेक्टर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारा, ये ध्यान दो, ये आया हमारा कितना, ये आया, ये तो हमें पता ही है 2ij कैफ प्लस 2j कैफ आएगा। अगर चाह रहे हो तो अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मान लगा दो, चलो पहले मान लगा दो यार, तुम मिस्टेक कर सकते हो, मान लगा दो, लो A/2, ठीक है, i कैफ प्लस के j कैफ माइनस के i कैफ प्लस के j कैफ प्लस के k कैफ, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर दो, C वेक्टर का मान लगा दो A/2, ठीक है, फिर i कैफ माइनस के j कैफ प्लस के k कैफ, मान लगा दिया मैंने, ठीक है। अपोन में भैया, अपोन में कितना है, आयतन कितना आया, AQ/2 आया, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और यह हमने स्क्रीनशॉट इसका इरेज कर दिया भैया, इसको इरेज हमने कर दिया। चलिए अब देखते हैं, अब देखो जरा, देखो 2π ऐसे रहने दो, A² हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, तो A² 2 दूनी 4, और जब इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 2i कैफ प्लस 2j कैफ, यही तो आया, और अपोन में कितना रह गया हमारा, AQ/2, ठीक है। अब 2 से लेके कॉमन काट दो इसको, तो ये बचेगा हमारा कितना, 2π, तो ऊपर रह जाएगा हमारा कितना भैया, A² अपोन में कितना रह जाएगा 2, तो ये आ जाएगा i कैफ प्लस के j कैफ, और अपोन में आयतन कितना है, AQ/2। अब देखो A² से 1 स्क्वायर कट जाएगा तो A बच जाएगा खाली, 2 से 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर बात ये है, बस यही है, 2π/A और i कैफ प्लस के j कैफ। ये डेटा हमें मिल गया, किसका माना गया, A* की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, है ना। अच्छा, यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा हमारा, अब देखो अगर मैं इसी प्रकार इसी प्रकार आप V* की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, V* इक्वल टू 2π/V, ठीक है, j कैफ प्लस के k कैफ यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा। ऐसी अगर C* की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2π/C, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर देखने मिलेगा, यहाँ देखने मिल जाएगा आपको j कैफ प्लस के k कैफ, और यहाँ देखने मिल जाएगा आपको k कैफ प्लस के i कैफ, ठीक है, ये हमें देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है व्युत्क्रम जालक जो होता है वो क्या करता है, वो BCC जालक को निरूपित करता है, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम जालक, ये तो मतलब हुआ व्युत्क्रम जालक, ठीक है, VCC जालक को निरूपित करता है, व्युत्क्रम जालक BCC जालक को क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है। ओके सर, ओके, जल्दी यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करवाते हैं आगे भी। चलो फिर आप पढ़ लेते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस टू FCC लेटिस, ठीक है, डाल दो हेडिंग, ठीक है सर।
रेसिप्रोकल लेटिस, ओके सर, तो रेसिप्रोकल लेटिस टू एफसीसी लेटिस, एफसीसी लेटिस, ओके ओके, चलिए डाल दिया हेडिंग, ठीक है। अब पहले चित्र बनेगा, चित्र बन जाएगा, पूरी कहानी सोल्व हो जाएगी आसानी से, क्योंकि जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक आप कुछ नहीं करने वाले हैं भाई। देखो, तो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। तो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लो और यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि यार ये होता क्या है, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके, इसको जो है थोड़ा स्ट्रेट कर दो, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। चलिए, ये मैंने इस टाइप से एक यूनिट सेल बना ली, ठीक है। ओके ओके, इजी है, इजी है सर, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप समझते हो। क्या बात राइट है? राइट है सर। ओके, देखो अब क्या होता है इसमें, एक फेस पे यहाँ होता है, एक इस फेस पे होता है, एक इस फेस पे होता है, एक इस फेस पे होता है, ठीक है। ऐसे ही एक सामने होता है और एक क्या होता है, पीछे होता है। अब देखो जरा ध्यान से भाई, मेरे पास जो ये लेटेस्ट पॉइंट है यहाँ से, क्योंकि मैं डायरेक्शन शो कर दूंगा, मैंने इसको वाई शो कर दिया, इसको जेड शो कर दिया, इसको मैंने एक्स शो कर दिया, ठीक है। ओके ओके ओके, एक्स वाई जेड, तो इधर मेरे पास ए वेक्टर होगा, इधर मेरे पास बी वेक्टर होगा, इधर मेरे पास सी वेक्टर होगा, इस पर आई कैफ, जे कैफ एंड के कैफ होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास होगी ए वेक्टर डैश, ठीक है। इस पॉइंट की दूरी, यानी कि सामने वाले का मैंने लिया नहीं है, सामने वाले का कहीं पर यहाँ होगा, ठीक है, यानी कि फलक के प्रत्येक केंद्र में प्रेजेंट होता है ना एफसीसी में, तो सामने वाले का यहाँ पर होगा ये। तो ये मैंने मान ली कितनी, ए हो गया, इधर मैंने ये बी मान दिया, बी डैश वेक्टर मान लिया, और इसका मैंने कितना मान लिया भैया, इसका मैंने मान लिया सी डैश वेक्टर, ठीक है, सी डैश वेक्टर ये मान लिया। तो ए डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर एंड ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी, ए डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी भैया, A/2, क्योंकि ये भी डिस्टेंस में आधा होगा। ऊपर से चलो और इधर से चलो, ऊपर से चलो और इधर से चलो, तो ये भी आधा आधा, हाफ बाई 2, यानी कि A/2, क्योंकि प्रत्येक भुजा ए है, इधर मेरे पास आई कैफ प्लस जे कैफ आ जाएगा। ये तो बहुत इजी है। ऐसे ही मेरे पास वी डैश वेक्टर इक्वल टू A/2, फिर मेरे पास जे कैफ प्लस के कैफ आ जाएगा। ऐसे ही सी डैश वेक्टर इक्वल टू A/2, ठीक है, के कैफ प्लस के आई कैफ आ जाएगा। अब यार 3D स्ट्रक्चर होती ना तो मैं बना के दिखाता, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा अभी आपको कि यार यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली हमने भैया, आई और जे, क्योंकि ये मेरे पास आई वाला है, ये जे वाला है, और ये क्या है, के वाला है, ठीक है। तो ए आई कैफ अपॉन 2 और ए जे कैफ अपॉन 2, ठीक है। यानी कि जब इस पॉइंट तक आप पहुँचोगे तो आधा आधा चलोगे, आधा आधा मतलब इधर से भी आधा, क्योंकि सेंटर में पड़ेगा, ऊपर से भी आधा और इधर से भी आधा, तो दो डायरेक्शन आएंगी हमारी, आई कैफ प्लस के जे कैफ, बाकी हम छोड़ देंगे। सेंटर वाला होता तो 3 आती, आई जे के आती, लेकिन फलक वाला है तो 2 ही आ रही हैं, आई और जे। समझ लेना, समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, मैं आयतन फाइन कर दूँ अब। चलिए मैं यूनिट सेल का आयतन निकालता हूँ। ए डैश वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, ठीक है। ओके, ए डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A/2 है, और आई कैफ प्लस के जे कैफ, ठीक है। अब बी डैश वेक्टर की वैल्यू A/2 है, कितना मेरे पास, जे कैफ प्लस के कैफ हैगा, और क्रॉस में सी डैश वेक्टर की वैल्यू है A/2 और के कैफ प्लस के आई कैफ, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, सबको बाहर कर लो, A/Q 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा, आई कैफ प्लस के जे कैफ मेरे पास ऐसे रहेगा सेम, और अंदर मल्टीप्लाई करनी है मुझे जे कैफ प्लस के कैफ की, डॉट के कैफ प्लस के आई कैफ की मुझे मल्टीप्लाई अंदर करनी है, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है, जे कैफ के कैफ आई कैफ। अच्छा, तो ठीक है, आई जे के, आई कैफ जे कैफ के कैफ, इधर मेरे पास हो गया कितना, जे है, आई है नहीं है, जे है, एक है, एक है, आई है इसमें, हाँ आई है, एक है, के है, एक है, पर जे नहीं है। चलिए निकाल रहा हूँ मैं, आई कैफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आई कैफ इसे छोड़ दो, एक ही का ना, 1 0, ठीक है, माइनस के जे कैफ इसे छोड़ दो, एक ही गुणा करो 0 से, एक ही गुणा करो 1 से, 1 आ जाएगा, ठीक है। गलत हो गया थोड़ा सा,
जे कैफ जब लोगे तो ये छोड़ दोगे, 1 के गुणा करोगे 0 से तो 0 आएगा, 1 के गुणा करोगे 1 से तो आ जाएगा 1, ऐसा होगा हमारा, ठीक है। ओके, प्लस के कैफ वाला यहाँ से छोड़ दो, 0 का ना 0, 1 का ना 1। ओके, अब भैया ये आ गया हमारा आई कैफ माइनस माइनस प्लस के जे कैफ, और भैया माइनस के हमारा कितना हो जाएगा के कैफ हो जाएगा, ठीक है। इतना डेटा हमें मिल गया। ओके सर, ओके। अब ए क्यू अपॉन 8 आई कैफ प्लस के जे कैफ डॉट कितना आया हमारा आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, ठीक है। अब फिर से अगेन मल्टीप्लाई करो, ए क्यू अपॉन 8 आई कैफ ये डॉट प्रोडक्ट है, 1 जे कैफ 1 के कैफ है नहीं 0, 1 और 1 2, तो जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू अपॉन 8, ठीक है, 1 और 1 2, तो 2 से काट लो 8 को, तो कितनी बार गया ए क्यू अपॉन 4, तो वॉल्यूम निकल कर आया हमारा ए क्यू अपॉन 4। चलो वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया सर, अब वॉल्यूम से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ से ए स्टार हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 2 पाई अपॉन में वी वेक्टर डैश क्रॉस सी डैश वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में ए डैश वेक्टर डॉट बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश, ठीक है, ये आ गया हमारा इतना। ओके, अच्छा 2 पाई ऐसे रहने दो। अब बेटा बी वेक्टर लो सर, वी वेक्टर डैश यानी कि बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर की वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई तो यही आएगी, लेकिन मैं एक काम और पहले मैं मान लगा दूं यहाँ पे ए अपॉन 2, ठीक है, जे कैफ प्लस के कैफ, ओके सर, डॉट सी डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी है ए अपॉन के 2 के कैफ प्लस के आई कैफ, और अपॉन में कितना है भैया आयतन कितना आया है ए क्यू अपॉन 4 आया है, ठीक है, ए क्यू अपॉन 4 हमारा क्या मिल गया वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। अब 2 पाई, अब ए कितना हो गया मेरे पास ए स्क्वायर हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया। अब भैया इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है फिर से, क्योंकि क्रॉस है तो हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, जे कैफ प्लस के कैफ, जे कैफ प्लस के कैफ और के कैफ प्लस आई कैफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई है मेरे दोस्त, आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ। आगे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आगे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इस चीज़ को सोल्व, और जब पहले कर सके हैं इस चीज़ को सोल्व तो हमें दोबारा करने की जरूरत है क्या। चलिए आगे देखते हैं, 2 पाई ऐसी रहेगा। अब लाइन पर फोकस करना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 4 से 4 कट गया, तो 2 पाई हमारा बचा आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ, और अपॉन में कितना आ गया मेरे पास खाली ये बचा, तो ए स्टार की वैल्यू कुल मिला के ये आ गई 2 पाई अपॉन ए और आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के कैफ, ये वैल्यू किसकी आई है ए स्टार की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ए स्टार की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई, इतनी हमारी ए स्टार की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब जब ए स्टार की वैल्यू इतनी फाइंड हो गई है तो आप आसानी से आप वी स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं सी स्टार की। बस आपको ध्यान देना है कि जब तक आपको ये कवर नहीं करोगे तब तक आगे कुछ नहीं करोगे। ध्यान देना, आप 3D स्ट्रक्चर होती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे कहाँ से डिस्टेंस को लेनी है। फिलहाल तो आधी ऊपर से आधी इधर से, चलिए छोड़ दो जरा इसको, आगे स्क्रीनशॉट ले लो, करने वाला हूँ मैं इसको इरेज, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है। अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो भाई, आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार वी स्टार वैल्यू का मान फाइंड कर सकते हो। इसी प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसी प्रकार वी स्टार की जो वैल्यू आती है ना, वी स्टार की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, आप दिमाग लगाएं जरा से करके, 2 पाई अपॉन ए, क्योंकि एक घन के कोर की लंबाई है ऐसी रहेगी, फिर माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ, फिर मेरे पास सी स्टार की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन ए क्या घन के कोर की लंबाई है, ऐसी आई कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास सी स्टार की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ था जो व्युत्क्रम जालक होता है, कौन सा बेटा, व्युत्क्रम जालक जो होता है, यानी कि व्युत्क्रम जालक जो होता है वो होता है, यानी कि व्युत्क्रम जालक FCC, ठीक है, FCC जालक का निरूपण करता है, निरूपण करता है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक कवर हो गया। इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करा भैया, व्युत्क्रम जालक सदिश क्या होते हैं, ठीक है, और व्युत्क्रम जालक और सामान्य जालक में क्या संबंध होता है, और SCC के लिए व्युत्क्रम जालक निकाला,
वीसीसी के लिए निकाला और एफसीसी के लिए निकाला। ये मेरे ख्याल से व्युत्क्रम जालक कंप्लीट टॉपिक हो गया। तो इसको ठीक से पढ़ो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी उसने निकाला तो क्या निकालेगा कि वीसीसी के लिए व्युत्क्रम जालक किस तरह से बनाया जाता है, एफसीसी के लिए व्युत्क्रम जालक को शो कीजिए, एफएससी के लिए शो कीजिए। इस तरह से वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकता है। तो ये टॉपिक पूरा कवर कर लो। आई होप कि ये टॉपिक हर साल पेपर में आता है और आप कर भी दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।